नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होगा, जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, उसी का नेक्स्ट वीडियो होगा, वीडियो नंबर 6, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। मास्टर वीडियो एक तरीके का होगा। इसमें क्रांतिकारी आंदोलन जितने भी हुए हैं भारत में, उन सभी को एक जगह एक साथ एक सुर में पढ़ेंगे। फैक्ट्स आपको इतना सारा मैं दूंगा कि अगर आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, एक बार और रिवाइज इसको कर लेंगे, तो क्रांतिकारी आंदोलन में से एक भी सवाल अगर पूछा जाएगा तो इसके बियॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सभी जगहों पर कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि थॉट प्रोसेस अगर डेवलप करना है मॉडर्न हिस्ट्री में, बियॉन्ड द फैक्ट्स जाना है, फैक्ट्स के आगे अब इंटरेस्ट आ रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ और अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो कुछ बुक रिकमेंड कीजिए। तो बुक रिकमेंड अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए करूं आपको, तो जो सब्जेक्ट के लिए आते हैं फैक्ट्स वगैरह जैसे स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, ये तो है ही, लेकिन बियॉन्ड उसके अगर आपको इंटरेस्ट से पढ़ना हो, जैसे मैं पढ़ता रहता हूं, अभी भी मैं आपको 2 बुक दिखा देता हूं जो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको बियॉन्ड द फैक्ट्स जाना हो, विश्लेषण डेवलप करना हो। तो एक ये बुक है, पार्टीशन टू पलासी, पलासी से विभाजन तक, शेखर बंदोपाध्याय की बुक है। ओरिएंट ब्लैक स्वान इसको छापती है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अद्भुत किताब है। इसमें बंगाल के नवाब, पलासी स्पष्ट है ना, तो ऐसा नहीं है पलासी शुरू है, बंगाल के नवाबों के बारे में बताया गया है, वहाँ से लेकर के पार्टीशन और उसके थोड़े दिनों के पश्चात तक की हिस्ट्री इसमें दी गई है। उसके अलावा भी कोई किताब पढ़ना हो तो एक सुमित सरकार की आधुनिक भारत की किताब आती है, ये आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें सुमित सरकार में क्या है ना कि ये कांग्रेस से लेकर के 1947 तक का हिस्ट्री दिया हुआ, यानी कि 1885 से लेकर के आगे की चीज़ें दी हुई है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पहले की चीज़ें मिल जाएंगी, 1885 से आगे की चीज़ें। और ये दोनों बुक जो है ना, ये फैक्ट्स से ज़्यादा विश्लेषण अगर आप डेवलप करने के इंटरेस्टेड हैं, कुछ बच्चे इच्छुक होते हैं ना, जिनको भाई होता है कीड़ा कि मुझे और पढ़ना है, जैसे मेरे अंदर रहता है कि मुझे और थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, बैठे बैठे वही करता रहता हूँ, तो इसीलिए पढ़ता हूँ। आपको पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं सब किताबें। शुरू करते हैं। एक चीज़ और है, 72 बीपीएससी की तैयारी के लिए 15 जुलाई से डेली टारगेट और होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आंसर राइटिंग, प्रीलिम, मेंस सब की तैयारी मैं करवा दूंगा। जुड़िएगा अगर आपको बेहतर तैयारी करने के लिए जुड़ना हो तो। कंडीशंस अप्लाई, बेहतर तैयारी और खुद से मेहनत करके आपको तैयार करना हो तो जुड़िएगा। स्पून फीडिंग मैं कभी नहीं करवाता हूँ, मैं अगर मेहनत करूँगा थोड़ा सा तो आपसे उससे ज़्यादा करवाऊँगा। फिर भी अगर हिम्मत हो तो जुड़िएगा, अपना तरीका बिल्कुल अलग होता है, कोचिंग वाले मास्टर जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्रांतिकारी आंदोलन का तात्पर्य क्या होता है कि हिंसक स्वरूप का सहारा लेना, ताकत का सहारा लेना, न केवल विरोध प्रदर्शन, इन सब चीज़ों का सहारा से ज़्यादा गोली, बम बारूद, हिंसा, इन सभी चीज़ों का जो जिस भाषा में बात करे उसको उसी भाषा में जवाब देना, यही था क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलनकारी वो लोग थे जिनको ऐसा नहीं था कि भाई आंदोलन इसलिए करना चाहिए ताकि ये आदमी सही रास्तों पर चलने लग जाए, बिल्कुल हम इसको जीत लें, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका था कि अभी कोई क्राइम किया गया है, कोई अपराध हुआ है, कोई शोषण हुआ है, तो उसका उसी भाषा में अभी तुरंत ही जवाब देना चाहिए। कोई लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म में पहले इलाज, फिर आपके उसके पश्चात देखा जाएगा। यानी कि अगर आपके समक्ष, आपके प्रति, आपके लिए कोई हिंसा कर रहा है तो उस समय तो आप नहीं बोल सकते हो कि भाई गांधी जी को जानते हो, हम गांधी जी के पुजारी, हमारे साथ हिंसा मत करो। उस समय तो आपको हिंसा का जवाब ही देना पड़ेगा हिंसा के माध्यम से। तो सेम वही चीज़ था, बड़ा ही तार्किक और उग्र राष्ट्रवाद का शब्द इसको दे दिया जाता है, जबकि विशुद्ध राष्ट्रवाद था। हमारे इतिहासकार उग्र शब्द इसमें लगा देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये सब के सब राष्ट्र से प्रेम करने राष्ट्रवादी लोग थे, जिनका एक ही लक्ष्य था, इस देश में अन्याय को हम किसी प्रकार से नहीं सहन कर सकते हैं। ये अलग अलग दुनिया के विचारधाराओं से प्रेरित थे, जैसे रूसी क्रांति से प्रेरित थे, इटली के क्रांतिकारियों से प्रेरित थे। उसके अलावा दुनिया के जो अलग अलग भाषाओं में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, भारत का जो इतिहास है, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, इन सभी चीज़ों से ये लोग प्रेरणा लेते थे और उसी के बदौलत ये इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम देते थे। और इनके मन में इस चीज़ को लेकर रोष भी नहीं होता था कि हमसे कोई हिंसा हो गई। नहीं, हमने हिंसा नहीं की, हमने केवल अपना बचाव किया है।
भारत में प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन के तरीकों को भी हम लोग पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत मानी जाती महाराष्ट्र से मानी जाती है। चापेकर बंधुओं के द्वारा माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में आरंभिक क्रांतिकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए उग्रवादी रणनीति अपनाई, जिसमें हिंसा शामिल था कि प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए। उत्तर नहीं, प्रत्युत्तर, मतलब कि कोई सवाल किसी ने किया, आपने जवाब दिया, उसके बदले में फिर कोई जवाब दे, उसी को प्रत्युत्तर कहा जाता है। आपने कुछ अन्याय किया, हम सहेंगे नहीं, तो उसी को प्रत्युत्तर कहा जाता है। इन तरीकों में व्यक्तिगत वीरतापूर्वक कार्य भी शामिल थे। अलोकप्रिय अधिकारियों के साथ साथ क्रांतिकारियों के बीच गद्दारों, मुखबिरों की हत्या का आयोजन करना, क्रांतिवादी गतिविधियों के लिए डकैतियों का आयोजन भी करना। डकैती किन लोगों का? डकैती भाई ऐसे लोग जो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के भारत का शोषण करते थे, ऐसे जमींदार, ऐसे सेठ साहूकार जो अपने ही देश की जनता को लूटते थे, उनको लूट लेना इनका ध्येय हुआ करता था। क्रांतिकारी का उद्देश्य हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों में भय पैदा करना था कि ये हमारा देश है, यहाँ पर आप कुछ भी शोषण करेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा। कारण क्या क्या थे इसके? कारण को ज़रा हम लोग पढ़ेंगे, और फैक्ट्स जब शुरू होंगे, जब नाम आने शुरू होंगे तो उसको कृपया करके ध्यान से सुने। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जिम्मेदार कारकों मोटे तौर पर शुरुआत और बाद के चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है जो 1885 से लेकर के 1880 के दशक से लेकर के मान लीजिए आप कब तक चलता है, तो 1912 तक चलता है। दूसरा भाग 1912-1915 तक मान लीजिए। दूसरा भाग है जो 1920 से लेकर के 1920-21 से लेकर के 1931 तक चलता है। 1931 तक चलता है। ये दूसरा हिस्सा है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का। ये दोनों हिस्सों के कारण अलग अलग हैं, दोनों इन्फ्लुएंस अलग अलग चीज़ों से हो रहे हैं, और दोनों का परिणाम अलग होता है, और घटनाएं भी दोनों में अलग अलग घटित होती हैं। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली बम कांड, वायसराय के ऊपर बम फेंका जाता है। आपने मुजफ्फरपुर बम कांड का नाम सुना है। ये सब के सब पहले चरण में आते हैं। वहीं पर काकोरी षड्यंत्र का आपने नाम सुना है, मास्टर सूर्यसेन का नाम सुना है, सरदार भगत सिंह का नाम आपने सुना है। सरदार भगत सिंह नामक किताब भी है, मेरे पास भी है, सरदार भगत सिंह किताब का ही नाम है। ये सरदार भगत सिंह वगैरह का जो नाम आता है, ये सब के सब सेकेंड चरण में आते हैं। दो चरणों में बांटा जाता है। एक और विश्लेषण अगर आप समझते होंगे, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस और मुख्य धारा की राजनीति कमज़ोर होती है, वहाँ पर हिंसक और इस प्रकार के आंदोलन जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे 1885 में कांग्रेस की शुरुआत होती है और 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो 1907 के पश्चात से 1907 से लेकर के ही सबसे बड़े स्तर पर क्रांतिकारी आंदोलन घटित होते हैं 1915 तक में। दूसरा गदर आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हैं इस दौरान। दूसरा चरण आप देखेंगे जब गांधीवादी आंदोलन 1915 से शुरू होता है, 1915 शुरू होता है, पूरा देश गांधीवादी दौर में शामिल हो जाता है। वहीं पर गांधी जी क्या करते हैं, 1922 में अचानक से सारा आंदोलन वापस लेकर के घर बैठ जाते हैं। तो उसके पश्चात से आप देखेंगे ढेर सारे क्रांतिकारी आंदोलन आपको दिखेंगे, क्रांतिकारी घटनाएं आपको दिखेंगी। यानी कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जो हमारा रिवॉल्यूशन था, आंदोलन था, विद्रोह था, सरकार के खिलाफ जो हमारा आंदोलन था, जब वो कमज़ोर होता है तो इस प्रकार से छोटे छोटे संगठन जो हिंसा का सहारा लेकर के इस देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं, वो उपस्थित होने लग जाते हैं मुख्य पटल पर। ये आपको गौर करके देखना पड़ेगा। देखिए ज़रा क्या है, प्रारंभिक क्रांतिकारी कौन कौन हुए हैं, प्रारंभिक क्रांतिकारी कौन हुए और कहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली, इसको ज़रा हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है, ब्रिटिश शासन के शोषक प्रकृति जो अकाल और लॉर्ड कर्जन की कठोर नीतियों के कारण और बदतर हो गई, ने राष्ट्रवादी आक्रोशों को बढ़ावा दिया। इसमें कई सारे वायसराय का नाम आता है, जैसे डलहौजी का नाम ले लीजिए, लिटन का नाम ले लीजिए, कर्जन का नाम ले लीजिए। ये इस प्रकार के वायसराय थे जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे भारतीयों को हीन दिखाने के लिए। इस प्रकार के वायसराय लोग ने भारत में कहीं न कहीं लोगों के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। लोगों के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ही बड़े स्तर पर असंतोष को जन्म दिया इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, वैश्विक घटना जैसे 1896 इथियोपिया द्वारा इटली की पराजय, 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय, इससे ये जो था व्हाइट सुपरमेसी का सिद्धांत जो था
कि गोरे लोग कभी भी युद्ध नहीं हारते हैं। गोरों का देश इटली, गोरों का देश रूस, उसको एक एशियाई देश जापान और एक अफ्रीकी देश इथियोपिया ने बुरी तरीके से पराजित किया। और इस पराजय से ये चीज़ स्पष्ट हो गया कि ये कोई भगवान उतर करके नहीं आए हैं, ये दिखने में गोरे बस दिखते हैं और हम इनको अगर संगठित रूप से इनके खिलाफ लड़ा जाए तो आसानी से इनको हरा सकते हैं। उदारवादियों से असंतोष, अभी जो मैंने आपको समझाया वो यही कारण था। उदारवादियों से असंतोष, ये देखते थे कि उदारवादी लोग जो हैं ये सामान्य लोगों के किसी वार्तालाप को उठाते ही नहीं है ब्रिटिशर्स के सामने। मुद्दे क्या उठाते हैं, तो भाई सिविल सेवा में उम्र कम कर दो, उम्र बढ़ा दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। सिविल सेवा का एग्ज़ाम भारत में कंडक्ट करवा लो। तो ये कोई कॉमन मुद्दे नहीं थे। तो जो लोगों के मुद्दे थे, शोषण हो रहा है हमारा, वो मुद्दे कहीं ना कहीं छूट जाते थे। उग्रवादियों की विफलता, उग्रवादी नेताओं ने अंग्रेजों से पर्याप्त रियायतें प्राप्त करने या जन समर्थन जुटाने में असफल रहने के कारण बढ़ती हुई हताशा उत्पन्न हुई और इस उत्पन्न हताशा से कहीं न कहीं हिंसक क्रांतिकारी का जन्म होता है। दूसरा क्रांतिकारी दौर क्यों शुरू होता है, तो पहला है वैश्विक क्रांतिकारी आंदोलन, जैसे रूसी क्रांति, आयरिश स्वतंत्रता संघर्ष। क्रांतिवादियों को मार्क्सवादी, समाजवादी, सर्वहारा विचारधाराओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। रूसी क्रांति क्या है भाई, रूस में जार का निरंकुश शासन था। जार का निरंकुश शासन का मतलब रूस में राजा महाराजा वहाँ के निरंकुश तरीके से शासन करते थे। एक आदमी हुआ जिसका नाम था लेनिन, उसके लीडरशिप में रूसी जनता ने विद्रोह कर दिया और क्रांति हुई वहाँ पर। क्रांति का मतलब क्या होता है, स्थापित जो व्यवस्था है उसको रातों रात पलट दिया जाता है, स्थापित व्यवस्था गिर जाती है और कोई नई संपूर्ण नई व्यवस्था उसके जगह पर कायम हो जाती है, तो उसको क्रांति शब्द कहा जाता है। जैसे रूसी क्रांति, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, जैसे अरब स्प्रिंग अरेबियन देशों में तानाशाहों को उखाड़ करके लोकतंत्र की स्थापना, ये भी एक क्रांति में ही आता है। जैसे ईरान की इस्लामिक क्रांति, ईरान में लिबरल गवर्नमेंट को उखाड़ करके इस्लामिक शासन स्थापित करना, ये क्या था, बनी बनाई व्यवस्था को उखाड़ करके नई व्यवस्था, पूरी नई व्यवस्था को लागू किया जाता है। इसी को क्रांति कहा जाता था। तो उसी क्रांति को भारत के लोग बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक तरीके से देख रहे थे और भारत के क्रांतिकारियों को उसने कहीं न कहीं प्रभावित भी किया, जिसमें कई सारे लोगों ने कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाया और ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की जाती है। क्रांतिकारी साहित्य बहुत सारे, सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन का भी दौर आया, समाजवाद का उदय होता। दूसरा फेज़ का कारण हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर अभी ये मैं एक साथ इंसिडेंट भी आपको बताऊंगा, पहले फेज़ का इंसिडेंट, दूसरे फेज़ का परिणाम क्या पहले फेज़ का हुआ, दूसरे फेज़ का परिणाम क्या हुआ। बस आप गौर से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी का अचानक हटने श्रम और मोहभंग की स्थिति पैदा हो गई, जिससे कुछ युवा हिंसा को अपनाने के लिए प्रेरित हो गए। कांग्रेस की विचारधाराओं को अस्वीकृति, कांग्रेस की विचारधाराओं को सभी जगहों पर सही नहीं ठहराया जा सका और सभी की मांगों को भी कांग्रेस ने नहीं उठाया। साधन ही साध्य को सही ठहराते थे गांधी जी, इसमें विश्वास करते हुए कई सारे लोग हिंसक की तरफ में बढ़ गया। गांधी जी का क्या था, गांधी जी का था साधन और साध्य, दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। इनका क्या था, साधन ही साध्य को सही ठहराता है। इनका गांधी जी का था साधन और साध्य की पवित्रता, यानी कि जो प्रोसेस है वो भी पवित्र होना चाहिए, तभी जाके लक्ष्य पवित्र होगा, मतलब कि तरीका सही होगा, सही चीज़ को हम प्राप्त कर सकेंगे। अगर हमारा तरीका ही हिंसक होगा तो प्राप्त भी हमें हिंसा ही होगा, ऐसा गांधी जी मानते थे। जबकि ये ऐसा कुछ नहीं मानते थे, इनका सीधा सा था, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला था। भारत प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन, भारत प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के जवाब में उठे, खासकर बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन के पश्चात से हिंसक तरीके और सामूहिक रूप से उठे। अभी तक आपको जीवन में किसी ने भी विश्लेषण करके ये नहीं समझाया होगा कि पहला जो फेज है क्रांतिकारियों का, इसमें इंडिविजुअल तरीके से लोग क्रांति कर रहे हैं, इसमें कोई संगठन नहीं बना रहे हो बड़े बड़े। अभिनव भारत गठित करने का प्रयास किया विनायक दामोदर सावरकर जी ने, लेकिन एज ए कोई संगठन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अभिनव भारत सफल नहीं हो पाया। वहीं दूसरा जो फेज है, इसमें आपको HRA दिखेगा, HSRA दिखेगा, मास्टर सूर्य सेन भी एक संगठन का गठित करते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे आपको संगठन दिखेंगे। संगठित तौर पर जो हिंसक क्रांतिकारी घटनाएं हैं वो सेकेंड फेज में होती हैं।
पहले फेज में इंडिविजुअल और व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल तौर पर बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। ये भी आज आपको पता चला होगा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सामाजिक विचारधारा से प्रभावित होकर आंदोलन पंजाब, यूपी, बिहार, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इत्यादि संगठनों ने गति पकड़ा था। अब जरा कुछ संगठनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा है? अभिनव भारत मंदिर, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, सावरकर बंधु हैं। इन्होंने 1904 ईस्वी में इसका शुरुआत किया, जिसे यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। कृपया करके याद रखें, अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। 1904 आपसे यही पूछ लेगा। बीपीएससी ने प्रीलिम एग्जाम एक बार पूछा कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित किया गया। ये बीपीएससी प्रीलिम का एग्जाम है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है इसके बारे में। फिर आप क्या करेंगे, है ना। शुरुआत में इसे मित्र मेला के नाम से स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में उसी साल इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। अभिनव भारत कर दिया गया। ये जो विनायक दामोदर सावरकर जी हैं, इनके जीवन का 2 फेज है। कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञानों पर मत जाइएगा। ये सब हमारे क्रांतिकारी, हमारे पूर्वज हुए, सभी का सम्मान कीजिए, किसी विचारधारा मत पढ़िए। तो ये जो है इनके जीवन का 2 फेज है। पहले फेज में एक क्रांतिकारी हैं जो राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवादी हैं। दूसरे फेज में हिंदुइज्म को लेकर इनके विचार प्रकट होते हैं। इनके जीवन का 2 अलग अलग फेज है, 2 अलग अलग फेज है। मैं आपसे यही बोलूँगा कि कृपया अपने विचारधारा के आधार पर किसी आदमी को अच्छा बुरा ना बताएं, केवल पढ़ लें और आगे बढ़ जाएं। यह संगठन ग्यूसेप मैजिनी, ये इटली के क्रांतिकारी के यंग इटली से प्रेरित था। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी आदर्शों को बढ़ावा देना था। विनायक दामोदर सावरकर इतालवी क्रांतिकारी, मैजिनी के लेखन का अनुवाद मैजिनी चरित्र में लिखा है। इन्होंने मैजिनी चरित्र को लिखा है, मैजिनी चरित्र को लिखा है। कृपया करके याद रखिएगा। एक हुए हैं हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी जिनका नाम है उग्रवाद के, वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी ने भी मैजिनी गैरीवाल्डी पर किताबें लिखी हैं। इसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम 2018 पीटी में पूछा जा चुका है। तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने भी मैजिनी, जो क्रांतिकारी हुए हैं इटली के, उनके बारे में किताब लिखा है मैजिनी चरित्र। ये याद रखिएगा। बड़ा कठोर सा, सुंदर सा, छोटा मोटा सा फैक्ट है जो कभी प्रीलिम एग्जाम में पूछेगा तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या। वीर सावरकर 1909 में वीर सावरकर के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित होकर मदन लाल ढींगरा ने लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में भारतीय छात्रों की एक बैठक के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी। ढींगरा को इस कृत्य के लिए गिरफ्तार किया गया और बाद में हत्या में उसकी संलिप्तता के लिए मुकदमा चलाया गया। मदन लाल ढींगरा, जिसने कर्जन वाइली की लंदन में हत्या कर दी। ठीक है। नासिक षड्यंत्र केस अगला इंसिडेंट। 1909 के नासिक षड्यंत्र में अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने संगीत शारदा थिएटर में, मान लीजिए कभी पूछ लिया, स्क्रीनिंग के दौरान नासिक के नवनियुक्त जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। बाद में पता चला कि विनायक दामोदर सावरकर ने भारत को 20 ब्राउनिंग पिस्तौल भेजी थी, जिनमें से एक का इस्तेमाल हत्या में किया गया था। नतीजतन सावरकर पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया। 1910 में अंडमान के सेलुलर जेल में आजीवन कारावास की उनको सजा सुनाई गई। इसके पश्चात यहाँ से किस प्रकार से बाहर आते, कितनी बार भागने का प्रयास करते हैं, ये सब आपको कहानी पता ही है। तो 1910 तक का जो विनायक दामोदर सावरकर जी का जीवन है, जब तक वो जेल नहीं जाते हैं, यहाँ तक वो क्रांतिकारी रहते हैं, जो इतने सारे अंग्रेज़ों की हत्याओं में शामिल होते हैं, किताब लिखते हैं, संगठन बनाते हैं। इसके पश्चात जब वो जेल से निकलेंगे तो वो हिंदुइज्म और उस विचारधारा को आगे प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात उनका नाम आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। हिंदू महासभा में एक बार दिखेगा, उसके अलावा फिर आपको उनका नाम कहीं पर भी नहीं दिखेगा। नासिक षड्यंत्र आपको पढ़ा दिया मैंने। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र मामला। 1912 में रास बिहारी बोस ने भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के लिए दिल्ली लाहौर षड्यंत्र में बसंत कुमार विश्वास, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद्र, बाल मुकुंद सहित क्रांतिकारियों के समूह का नेतृत्व किया था। रास बिहारी बोस ने इनका नाम और कहीं पर आता है क्या? और कहीं पर इनका नाम अगर आता है क्या, कहीं पढ़ा है क्या रास बिहारी बोस का अपने नाम किसी बड़े संगठन में? चलिए देखते हैं इसके बारे में। इन सभी के नाम ध्यान में रखिएगा। बसंत कुमार विश्वास,
अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद्र, बाल मुकुंद सहित कई क्रांतिकारियों के समूह को उन्होंने लीड किया। इसका कोई नाम नहीं था, इस संगठन का कोई नाम नहीं था। 23 दिसंबर 1912 को जब हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए हाथी पर सवार होकर चांदनी चौक से गुजर रहे थे तो क्रांतिकारियों ने उनको चांदनी चौक पर बम फेंक करके मारा, जिसमें वो बच तो गए लेकिन बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। हालांकि हार्डिंग हमले में सुरक्षित बच गए, लेकिन क्रांतिकारियों को फरवरी 1914 में गिरफ्तार कर लिया गया। रास बिहारी बोस दोष सिद्ध होने से बच गए और भाग रहे, जबकि चरण दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब अगला जो बड़ा संगठन बनेगा वो है भारत में HRA। गदर संगठन भी बनता है, गदर आंदोलन वाला गदर, लेकिन वो बाहर स्थापित होता है। गदर पत्रिकाएं, लाला हरदयाल का नाम आपने सुना होगा, सैन फ्रांसिस्को में सुना होगा आपने। बहुत सारी पत्रिकाएं भी उन्होंने लिखी गदर नाम से, जो अलग अलग भाषाओं में थी, उर्दू में थी, हिंदी में थी, अलग अलग भाषाओं में लिखी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA है की स्थापना 1924 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का आयोजन करने और भारत के एक संघीय गणराज्य की स्थापना करने के लिए की थी। जरा गौर कीजिए यहाँ पर, इससे पहले के प्रथम चरण के जो भी आपने संगठन देखे, क्या उसमें किसी का लक्ष्य था कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे इस देश को स्वतंत्र बना करके, इस देश को अंग्रेज़ों से भगा करके किस प्रकार का देश का निर्माण करना है? नहीं, वो यहीं से वो थॉट प्रोसेस आएगा। HRA और HSRA। भगत सिंह क्यों महान है? भगत सिंह का स्टेटस लगा लेते हैं, उनकी फ़ोटो लगा लेते हैं, जीवन में कभी उन पर एक किताब नहीं पढ़ी होगी, जीवनी तक नहीं पढ़ा होगा, यही बस पढ़ा होगा किस दिन फांसी हुई और किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया होगा गांधी जी ने मरवा दिया, है ना। इससे आगे तो नहीं जानते हैं। भगत सिंह इसलिए महान है क्योंकि उतने कम उम्र में एक व्यक्ति के पास ये भी विचार था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें अगर आज़ादी मिला देते, अगर आज़ादी मिल जाती अंग्रेज़ों से, तो किस प्रकार का देश होगा हमारा। सोशलिस्ट होगा, जहाँ पर गरीबी और जो असमानता है वो दूर की जाएगी, जहाँ पर जात और पंथ का भेदभाव नहीं होगा। उनकी किताब को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने कम उम्र में एक व्यक्ति देश किस प्रकार का होगा, इस विचार को भी सोच रहा है, जिस उम्र में बैठ कर के आप रील देखते रहते हैं दिन भर। HRA का उदय 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रद्द करने के जवाब में हुआ था। HRA का गठन इसी असंतोष से उपजा था कि अब हम कांग्रेस और अहिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो, फिर बीच रास्ते में हमें साथ छोड़ देते हो, फिर देश वहीं का वहीं रह जाता है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, आप लोगों का तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन गरीब गुरबे मारे जाते हैं आपके आंदोलन के चक्कर में। इसीलिए अब ऐसा नहीं होगा, अब हर गोली का जवाब बम से दिया जाएगा। उसी प्रकार का था ये HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नाम में भी लगा हुआ है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन लगा हुआ है, ठीक है। HSRA अब अगला संगठन होगा, वो भगत सिंह के नेतृत्व में इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट। अभी जो मैंने आपको बोला कि पंथ, जाति, धर्म, लिंग, असमानता, इन सभी चीज़ों को कम किया जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो ये सोशलिस्ट विचारधारा ही तो है, ये समाजवाद ही तो है, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि भाई सामाजिक स्तर पर सभी लोग समान होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने नाम में एस लगा दिया कि अगर हमारा संगठन कल को देश को आज़ाद कर लेता है तो किस प्रकार का देश होगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA है, HSRA इन्होंने नाम में लगाया था। कभी विश्लेषण करके पढ़ेंगे तो इतना ही आनंद आएगा, समझ में आएगा, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। जिसका नेतृत्व सामूहिक और समाजवादी विचारधारा वाला था। सामूहिक और समाजवादी विचारधारा, कोई संगठन में बड़ा कोई छोटा नहीं था, सब समान थे, कोई पंथ नहीं, कोई धर्म नहीं, नथिंग। प्रभाव HRA ने भगवत गीता, आनंद मठ, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, उग्र राष्ट्रवादियों और रूसी, फ्रांसीसी, आयरिश क्रांतियों से प्रेरणा ली। जब भगत सिंह जी को फांसी देने के लिए ले जा रहे थे, मतलब ले जाने के लिए बुलाने के लिए आए उनको, तो उस समय वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। लेनिन जो रूसी क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं, रूसी क्रांति के लेनिनवाद एक अलग विचारधारा भी है, उसी लेनिन की जीवनी को पढ़ रहे थे भगत सिंह। तो ये इन्हीं सब संगठन भारतीय भी हैं और विदेशी भी हैं, इन्हीं सब से प्रेरणा ग्रहित करते थे कि किस प्रकार से हम क्रांति कर सकते हैं, किस प्रकार से बदल सकते हैं इस देश को।
काकोरी षड्यंत्र मामला, अब ये कब होगा? तो 1925 में होगा। अभी मैं आपसे पूछूं कि एचआरए की स्थापना कब हुई है? एचआरए की स्थापना कब हुई है? 1924 है। देखिए यहाँ पर भूल गए आप, तुरंत भी बताया मैंने। एचएसआरए कब बनेगा? तो जब एचआरए काकोरी षड्यंत्र करेगा और उसके लोग गिरफ्तार करके फांसियां दे दी जाएंगी, उम्र कैद दे दिया जाएगा, उसके पश्चात से नए स्तर से संगठन खड़ा करते हैं एचएसआरए के नाम से। ठीक है, तो 1925 एचआरए ये घटना को अंजाम देगी। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा की गई महत्वपूर्ण कार्रवाई थी। 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद अन्य सहित एचआरए सदस्यों ने लखनऊ के काकोरी के पास में एक ट्रेन को रोका और गार्ड के कोच से सरकारी खजाना जब्त कर लिया। बाद में अधिकांश प्रतिभागियों को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र का केस चलाया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। कुछ लोगों को फांसी दे दी गई, कुछ लोगों को उम्र कैद दे दिया गया। अशफाकुल्ला खां, इनको तो फांसी दे दी गई थी। ये पहले क्रांतिकारी आंदोलन में फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम बनते हैं। ये 1857 में तो अनगिनत मुस्लिमों को फांसी पर चढ़ाया गया था। इस दौरान क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान इनको फांसी पर चढ़ाया जाता है। लाहौर षड्यंत्र मामला 1927 में होगा। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, शिवराम राजगुरु ने पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। गलती से जेम्स स्कॉट के बजाय उसे निशाना बनाया। पहले उनको हत्या करना था स्कॉट का, लेकिन कर देते हैं सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, जिससे लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। सुखदेव थापर, चंद्रशेखर आज़ाद ने इस कृत्य का समर्थन किया। बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दोषी ठहराया गया। मार्च 1931 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। कभी आपने ये सोचा है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के अलावा जो एचएसआरए के सदस्य थे, आज़ादी के पश्चात उनका क्या हुआ? क्योंकि उसमें से अधिकांश लोग तो उम्र कैद में थे, जो आज़ादी के पश्चात जेल से छूट गए, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत गंदी जीवन काटी है उसके पश्चात। कई सारे हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारियों को सिनेमा हॉल के बाहर सिगरेट बेच करके अपना गुजारा करना पड़ा है। अपने देश की कहानी है, ठीक है। आप भी नहीं कभी सोच रहे होंगे कि कहाँ गए ये सब, कहाँ गए क्रांतिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दिन फुर्सत मिलेगी तो बताऊंगा कहाँ पर किसके साथ क्या हुआ। अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा बम कांड में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने व्यापार विवाद विधेयक और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए बम फेंके, ताकि उनके मुकदमे को प्रचार के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाए। उनका उद्देश्य गिरफ्तार होना, अपने क्रांतिकारी उद्देश्यों के बारे में जागरूकता फैलाना था। इसी पश्चात वो गिरफ्तार होते हैं। तो गिरफ्तारी पश्चात लाहौर षड्यंत्र केस मुकदमा भी ओपन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, जिसमें इन लोगों का नाम था। अदालत ने विस्फोट के पीछे दुर्भावनापूर्ण इरादे के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। बाद में भगत सिंह को जेपी सैंडर्स की हत्या संबंधित लाहौर षड्यंत्र के मामले में फंसाया गया और इनको फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 ईस्वी को दे दी गई। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ पर क्या क्या हुआ? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन जिसने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गति पकड़ी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीव्र यद्यपि असंगठित सशस्त्र प्रतिरोध द्वारा चिन्हित था। असंगठित था, कोई बड़ा संगठन आपको नहीं दिखेगा। जिस प्रकार से एचआरए, एचएसआरए आपको दिखता है, उस प्रकार का कोई बड़ा संगठन आपको नहीं दिखेगा। अनुशीलन समिति, युगांतर के ग्रुप बनते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर पर बहुत कम प्रभावशाली बनते हैं, लेकिन कुछ घटनाओं को तो अंजाम देते ही हैं। अनुशीलन समिति, युगांतर जैसे समूह बनते हैं। चटगांव शस्त्रागार छापे जैसे प्रमुख घटनाएं भी होती हैं। भारत में क्रांतिकारी लोकाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका ये सब के सब निभाते हैं। सबसे पहला संगठन अनुशीलन समिति है। 1902 में सतीश चंद्र बसु द्वारा सिस्टर निवेदिता और स्वामी श्रद्धानंद के प्रोत्साहन से स्थापित अनुशीलन समिति कोलकाता में स्थित थी। सिस्टर निवेदिता बाद में हिटलर के जो विचारधारा है उससे प्रभावित हो जाती हैं। ये स्वतंत्रता आंदोलन के पटल से गायब हो जाती हैं। इनका नाम बंकिम चंद्र के नाटक अनुशीलन तत्व के नाम पर रखा गया था, जिसका अर्थ है अनुशासन का सिद्धांत।
बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, आनंद मठ, देवी चौधरानी, बहुत सारी किताबें हैं। तो उसी में से अनुशीलन तत्व उनके नाटक का है, जिसी के नाम पर इसका अनुशीलन समिति नाम रखा गया है। नेता प्रमथ नाथ मित्रा है के मुख्य संरक्षक थे। बाद में 1908 में यंग मेंस एसोसिएशन के रूप में बनारस में, 1913 में सचिना सान्याल द्वारा पटना में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। तो अनुशीलन समिति की पटना शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई बंधुओं? तो ये किया गया सचिन सान्याल के द्वारा 1913 ईस्वी में पटना शाखा की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन जब घटित हुआ, कब हुआ है भाई? 1905 ईस्वी में हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि बंगाल का विभाजन कर दिया गया। किसने किया? कर्जन ने किया। क्या कह करके किया? कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए इसको डिवाइड कर रहे हैं, जबकि उसका एकमात्र उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम विभाजन किया जाए, पहली बार धर्म के नाम पर विभाजन किया जाए। ठीक है, इसीलिए 1905 जो है ये स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर शुरू होता है। और स्वदेशी आंदोलन के भारत के राष्ट्रवाद के उत्थान में सबसे बड़ा मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसने पूरे देश के लोगों को प्रचारित किया कि भाई अंग्रेज हमें बांटना चाहते हैं, हमारे देश को, हमारे समाज को बांटना चाहते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कई युवा समिति में शामिल हुए, जैसे बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय जैसे चरमपंथी नेताओं का समर्थन प्राप्त था। गतिविधियां समूह डकैती, किनकी डकैती? ऐसे सेठ साहूकार, बैंकर, ऐसे अंग्रेज अधिकारी, ऐसे रेल के खजाने, बहुत बड़े बड़े इस प्रकार के सरकारी खजाने जो भारत के लोगों को ही लूट करके इकट्ठा किया जाता था, उसको ये लूट करके ले आते थे और अपना क्रांतिकारी गतिविधि के लिए धन निकालते थे और लोगों में भी बांटते थे। बम विस्फोट, प्रमुख ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या जैसी गतिविधियों में संलिप्त था। युगांतर ग्रुप इसके पश्चात से 1906 में गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना अरबिंदो घोष, जो बाद में फिलोसफर बन जाएंगे, बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं अरविंदो घोष, बारिंद्र घोष, राज सुबोध मलिक और भूपेंद्र नाथ दत्त वगैरह जो हैं ये युगांतर ग्रुप संगठित करेंगे। उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य हथियार और विस्फोटक सहित युद्ध हथियार एकत्र करना और बम बनाना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। अनुशीलन के अंतर्गत सर्कल से बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्ता ने अपने उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए साप्ताहिक पत्रिका युगांतर की शुरुआत की। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि युगांतर पत्रिका जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा शुरू की गई। भूपेंद्र नाथ दत्त कौन है भाई? कौन है भूपेंद्र नाथ दत्त? आज तक केवल नाम ही पढ़ा होगा, आगे की चीज़ मैं बता देता हूँ। तो ये विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म और धार्मिक व्यक्ति थे और भूपेंद्र नाथ दत्त बिल्कुल कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। भारत में कम्युनिस्ट यानी कि धर्म कभी भी मान ही नहीं सकता है वो। तो दो भाई हैं, एक स्पिरिचुअल राह पर और एक क्रांति की राह पर चल पड़े हैं। उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए साप्ताहिक पत्रिका युगांतर की शुरुआत की है। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामला, ये तो पता ही होगा। 1908 में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, जिसे मानिकटोला बम षड्यंत्र या अलीपुर बम षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये तीनों नाम इसी का है, ये ध्यान में रखिएगा। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, मानिकटोला बम षड्यंत्र, अलीपुर बम षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंककर उनकी हत्या करने का असफल प्रयास किया। ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। हमले का परिणाम, हालांकि हमले में 2 महिलाओं की मौत होगी, जिसके परिणाम स्वरूप षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस और उनके सहयोगियों ने मृत्युंजय चक्रवर्ती, किशोरी मोहन बंदोपाध्याय पर इस कृत्य के लिए मुकदमा चलाया गया और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी बने, जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। अगला है हावड़ा गैंग केस। इसके बारे में बिल्कुल भी आपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा, आज सुन लीजिएगा, पहली बार अभी पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। हावड़ा गैंग केस, जिसे हावड़ा सिरपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है, 1910 में हुआ है ये, जिसका नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था, जिसमें अनुशीलन समिति के 47 बंगाली राष्ट्रवादियों को इंस्पेक्टर शमसुल आलम की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जो समूह गतिविधियों की जांच कर रहे थे। जतेंद्र नाथ मुखर्जी, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य को 1 साल की हिरासत की सज़ा इसमें सुनाई गई थी।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चटगांव शस्त्रागार छापा। अब ये बहुत बार प्रीलिम एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी सब जगह पर। मास्टर सूर्यसेन, बहुत सारे और भी नाम हैं, आपने केवल मास्टर सूर्यसेन पढ़ा होगा, आज बहुत सारे और नाम मैं आपको बताऊंगा। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने गणेश घोष, लोकनाथ बल, प्रीतिलता वाडेकर जैसे क्रांतिकारियों के समर्थन चटगांव, ये बांग्लादेश का कोस्टल, अभी फिलहाल में बांग्लादेश का कोस्टल पोर्ट टाउन है, छोटा सा कोस्टल समुद्र के किनारे स्थित है चटगांव। बंदरगाह भी है चटगांव की, जिसको कहा जाता है। डिवीजन के पश्चात पहले पाकिस्तान में और वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया है। योजना ब्रिटिश शस्त्रागार को जब्त करने के संचार को बाधित करने, ट्रेनों को रोकने की थी, लेकिन वे गोला बारूद खोजने में विफल रहे। सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। तारकेश्वर दोस्तदार के साथ उसे मार दिया गया, जिससे उनके भागने की योजना बनाई थी। विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन भी कुछ कुछ हुए हैं। जैसे पहला कौन सा है तो आपको दिखेगा, जैसे मैडम भीकाजी कामा, नाम सुना है आपने। गदर आंदोलन, नाम सुना है आपने। तो ये सब कुछ कुछ घटनाएं विदेशों में भी हो रही थी। विदेशों में आरंभिक क्रांतिकारी आंदोलन में भारतीय राष्ट्रवादी और कार्यकर्ता शामिल थे, जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास करते थे और भारत की सीमा से बाहर जाकर के दुनिया में अलग अलग जगहों पर क्रांति की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। जिसमें इंडियन होम रूल्स, भारतीय होम रूल सोसाइटी जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित किया गया था, जिसका नेतृत्व बाद में बीडी सावरकर ने संभाला। इसका उद्देश्य था निष्क्रिय प्रतिरोध और अहिंसक सुशासन को बढ़ावा देना। कृष्ण वर्मा की पत्रिका द इंडियन सोशोलॉजिस्ट इसका मुखपत्र था। इसी में इसका विचारधारा के बारे में बताया जाता था लोगों को कि इसका विचारधारा क्या है। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है इसका विचारधारा क्या है, इसके बारे में बताया जाता था। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी रहने का जगह भी बोल सकते, संगठन भी था। क्रांतिकारी केंद्र के रूप में था इंडिया हाउस, जिसे शुरू में भारतीय छात्रों के लिए एक छात्रावास के रूप में स्थापित किया गया था। यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक केंद्र बन गया, लेकिन 1909 में सर कर्जन वाइली की हत्या के बाद इसे भंग कर दिया गया और इसको बंद कर दिया गया। स्वतंत्रता की वकालत सोसाइटी ने इंडिया हाउस में साप्ताहिक बैठकें आयोजित की और स्वतंत्रता की वकालत करते थे और स्वतंत्रता मांगने वाले लोगों को प्रमोट किया जाता था। सभी प्रकार के उनको सुविधाएं दी जाती थी, यहाँ पर रहने का, खाने का, हर चीज़ का। गदर पार्टी अब आएगा। 1913 में कब गठित किया गया है? 1913 ईस्वी में इसको गठित किया गया है। गदर पार्टी, क्या नाम है इसका? गदर पार्टी। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर रहने वाले पंजाबी प्रवासियों से हुई। इसका नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया। बाबा सोहन सिंह भकना इसके अध्यक्ष थे, जिसमें भाई परमानंद, हरनाम सिंह, टुड्डी लाट जैसे प्रमुख सदस्य शामिल थे। पार्टी ने उर्दू, गुरुमुखी, हिंदुस्तान गदर के साथ साथ गदर की गूंज प्रकाशित की, जिसमें कविता और गीत वगैरह भी शामिल थे। कभी आपको प्रत्यक्ष रूप से देखना हो इन पत्र पत्रिकाओं को, झंडों को, तो आप दिल्ली में म्यूज़ियम है, कौन सा? तो इन लाल किला म्यूज़ियम जो है, लाल किला के अंदर म्यूज़ियम बनाए गए बहुत सारे, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप अपनी आँखों से देख सकते हैं इनके झंडे को, पत्रिकाओं को, सारा कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कोमागाटा मारू हादसा 1914 में कोमागाटा मारू घटना में एक जापानी स्टीमर शामिल था, जिसमें भारतीय यात्री थे जो कनाडा में प्रवास करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। जब पुलिस ने कोलकाता में यात्रियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो दंगा भड़क गया, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस गोलीबारी में 22 लोग मारे गए। हालांकि 24 यात्रियों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी गई, लेकिन शेष 352 को मना कर दिया गया। जहाज़ को भारत लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जहाज़ गया ये जहाज़ भारत से जाता है कहाँ? तो कनाडा, लेकिन वहाँ पर बिना उतारे ही इनको फिर से वहाँ से वापस भेज देते थे। भूखे प्यासे परेशान ये लोग इतने दिनों की यात्रा में जब उतरते हैं कोलकाता पोर्ट पर तो दंगा फैल जाता है वहाँ पर। अब कुछ भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता हुए हैं, जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा, उनके कुछ इंसिडेंट बताऊंगा, जिसके पश्चात ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता जो अलग अलग हुए हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के नेताओं को एक दृढ़ समूह बढ़ावा दिया गया था, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की वकालत की थी। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेताओं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, विनायक सावरकर, रास बिहारी बोस इत्यादि लोग शामिल थे। ये नेता मदन लाल ढींगरा, राजगुरु, प्रीतिलता वाडेकर जैसे अन्य लोगों के साथ मिलकर के ब्रिटिश शासन को कमज़ोर करने के उद्देश्य से
बहुत सारे स्तरों पर काम करते थे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का पतन क्यों हो गया और क्रांतिकारी आंदोलन का महत्व क्या है, इन दो मुद्दों को हम लोग पढ़ लेंगे, फिर वीडियो अपना एंड हो जाएगा। एक INA रहा है। INA क्रांतिकारी नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग है। इंडियन नेशनल जो आर्मी है उसके बारे में अलग से ही हम लोग पढ़ेंगे। 1930 के दशक तक राजनीतिक विचारधारा में परिवर्तन, सरकारी दमन सहित कई कारकों संयोजनों कारण क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन में गिरावट शुरू हो जाती है। हिंसा का विरोध, गांधी के नेतृत्व में हिंसा का विरोध किया जाता है और गांधीवादी आंदोलन कहीं न कहीं 1930 के पश्चात से अपने मुख्य स्वरूप में लौट आती है और सफल भी होती है। उसके अलावा जो क्रांतिकारी हैं वो पुलिस का दमन, सरकार के दमन का सामना कितना हद तक करेंगे, इसलिए क्रांतिकारी विचारधारा कमज़ोर पड़ने लग जाती है। उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का अंत, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु ने उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के अंत को चिन्हित किया और आज़ाद की मृत्यु के बाद कभी भी उत्तर भारत में कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन हो ही नहीं पाया। उसके पश्चात एक भी आंदोलन आपको नहीं दिखेगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपको पता ही होगा। बताइएगा मुझे कमेंट करके कहाँ पर हुई थी, उस पार्क का क्या नाम है, किस जगह पर है, किस राज्य में है, सब पता होगा आपको। छोटा सा फैक्ट मैंने पूछा है। आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, और गोली खुद को मार लेते हैं। एक गोली जब बचता है तो इनके हाथों तो मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। सूर्यसेन की शहादत के कारण बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पतन हो जाता है। मास्टर सूर्यसेन इनको कहा जाता है, ये ट्रेंड करते थे, है ना। राजनीति पर पुनर्विचार, भगत सिंह सहित कई क्रांतिकारी जेल में रहते हुए अपनी राजनीति पर पुनर्विचार किया। उनमें से कई ने मार्क्सवाद को अपनाया। मुख्य धारा की राजनीति अभिसरण, कई क्रांतिकारी वामपंथी दल जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अन्य वामपंथी दलों संगठनों में शामिल हो गए, जबकि अन्य कांग्रेस के गांधीवादी विंग के साथ जुड़ गए। अब कांग्रेस फैला और कांग्रेस फैल करके अलग अलग विचारधाराओं को अपने अंदर समाहित करने लग गई, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा हो, मार्क्सवादी विचारधारा हो, सोशलिस्ट विचारधारा हो, दक्षिणपंथी विचारधारा हो, सबको समाहित एक ही संगठन कर रही थी अपने में, वो है कांग्रेस। और राजनीति की शुरुआत हो जाती है सभी स्तरों पर। इसीलिए क्रांतिकारी आंदोलन धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाते हैं। भगत सिंह के फांसी के पश्चात से 23 मार्च 1931 के पश्चात से आपको कोई भी बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन दिखेगा ही नहीं पूरे भारत में। चंद्रशेखर आज़ाद उसके पश्चात उनकी भी मृत्यु हो जाती है और ये सारा खत्म हो जाता है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों का महत्व युवाओं को जागृत करने, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के प्रेरित करने में उनकी भूमिका में निहित है। इस आंदोलन ने न केवल भविष्य की राजनीतिक कार्रवाई को प्रभावित किया बल्कि नए विचारों को भी पेश किया। युवाओं का जागरण, बाद के आंदोलनों पर प्रभाव और कांग्रेस की विचारधारा को भी परिवर्तित कर देते हैं ये। जैसे संपूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज की सबसे पहले मांग भगत सिंह के संगठन के द्वारा किया जाता है। बाद में 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जो लाहौर में आयोजित किया गया था रावी नदी के तट पर, वहाँ पर इसको अपना लिया जाता है कांग्रेस के ध्येय के रूप में कि पूर्ण स्वराज यानी कि भारत को कंप्लीट आज़ादी चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। तो इसने कहीं न कहीं कांग्रेस की विचारधारा को भी परिवर्तित करने का काम किया है। क्रांतिकारियों द्वारा अपनाए गए कट्टरपंथी विचार, रणनीति और विचारधाराएं भविष्य के आंदोलन नेताओं को प्रभावित करती रहीं। उन्होंने समाजवाद, मार्क्सवाद और कई सारे अलग अलग विचारधाराओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया। बाद में 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है तो कांग्रेस में ही एक विंग था जिसको कहा जाता है कांग्रेस सोशलिस्ट विंग, कांग्रेस समाजवादी विंग, जो आप पढ़ते हैं कि आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जैसे जो लोग शामिल हैं, सोशलिस्ट विचारधारा के ही लोग हैं ये। 1934 के आसपास इसकी स्थापना होती है। अध्यक्षता कौन करते हैं तो आचार्य नरेंद्र देव, भारत के बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता हुए हैं, और इसके सचिव बनते हैं जेपी जयप्रकाश नारायण। तो ऐसे लोग जो हैं जेपी और उनके जैसे लोग, ये गुप्त रह करके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई सारे क्रांतिकारी जो आंदोलन हैं उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज़ाद दस्ता का एक गठन करते हैं जो बिहार और नेपाल के तराई भागों में सक्रिय रहा और वहाँ से अपनी गतिविधियों को संचालित करते रहे हैं ये।
तो ये क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स करवाए हैं। अब बच गया है इसका एमसीक्यू, तो मैं ढेर सारे आपको एमसीक्यू करवाऊंगा ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाए। इससे बाहर कहीं से भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो मैं आपको एमसीक्यू करवा दूंगा उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने गांधीवादी आंदोलन करवा दिया है, उससे जुड़े हुए एमसीक्यू बाकी हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा। धन्यवाद आप सभी का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।